मित्रों, अपना फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर पेरिस समिट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों की बातें ख़त्म करी। अब ये केलकर पीपीपी फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स, रेल बजट, एविएशन पॉलिसी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बातें करेंगे। पूर्व शरत में लास्ट ईयर की L7P अपनी लेक्चर सीरीज, वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपीपी, वहाँ पर क्या बॉटलनेक्स थी, रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं थी, स्पेशली दिस रूर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत हृदय, ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद स्मार्ट सिटी फाइनेंस और ये रूर्बन मिशन के अंदर कुछ नए अपडेट्स आए थे जो आपको ML1 सीरीज में मिल जाएंगे। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के अंदर भी नए अपडेट्स आए थे, हाइब्रिड मॉडल एंड स्विस चैलेंज मॉडल, तो वो आपको ML5 सीरीज वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। सबसे पहला अपना मुद्दा यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको रिविजिट करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, विजय केलकर कमेटी। क्योंकि 2015 बजट के अंदर जेटली ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अभी पीपीपी में खामियां आ रही है, तो ये एक कमेटी बन के कुछ दवाई सुझाएगी। विजय केलकर कौन है? ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। फिजल कंसोलिडेशन कमेटी, ऑयल सेक्टर रिफॉर्म कमेटी और अब ये पीपीपी रिफॉर्म्स कमेटी, इनके साथ ये चेयरमैन के रूप में जुड़े हुए थे। सबसे पहला एक MCQ, इनमें से कौन सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उदाहरण नहीं है? सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करे। सेकंड स्टेटमेंट, पब्लिक मतलब सरकार कोई प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे। थर्ड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज़ में हो जहाँ पर कि पब्लिक सर्विसेज एंड गुड्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि मुकेश अंबानी ने अपनी ही एक यूनिवर्सिटी खोल दी है। तो इन तीनों में से कौन सा पीपीपी का उदाहरण नहीं है? ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3 एंड लाइक दैट। द आंसर इज 1, 2 and 3, इनमें से कोई भी पीपीपी का उदाहरण नहीं है। तो फिर पीपीपी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेयर को कोई जाहिर सेवा, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हक दिया जाता है, कंसेशन अग्रीमेंट इसे बोलते हैं। और ये अग्रीमेंट जिसे मिला है उस प्राइवेट प्लेयर को हम बोलते हैं कंसेशनर। उस अग्रीमेंट के मुताबिक वो एक नियत समय के लिए रोड, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऐसी कोई सुविधा आपको देगा, जाहिर सेवा देगा। और ये धर्मदान नहीं चल रहा है, उसमें उस प्राइवेट प्लेयर को कुछ रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर उसके दो प्रकार होते हैं, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, और ज़्यादा बातें आपको L7 सीरीज में मिल जाएंगी। अब थोड़ा बोल बच्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है? विजय केलकर ने ये बोला, इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। भारत अभी मिडिल इनकम ग्रुप में है और हमको पता है कि देयर इज डेमोग्राफिक डिविडेंड कमिंग, कि अगले 20 वर्षों में हर साल 1-1 करोड़ नए नौजवान लेबर फोर्स में शामिल होंगे। 2030 के बाद भारत की आबादी चीन से ज़्यादा होगी और 2100 के अंदर भारत के अंदर 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन ही होगी। तो ये सभी इतने सारे कामदार अपने पास होंगे, ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो फिर क्या हम लोग मिडिल इनकम से हाई इनकम में पहुंच जाएंगे? इन अदर वर्ड्स, हमारे ये सब लेबरर्स वो बूढ़े हो जाएं उससे पहले क्या हम लोग अमीर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जाए। बिकॉज आप ये साउथ कोरिया और दूसरे ईस्ट एशियन टाइगर्स का उदाहरण देखें। सबसे पहले उन्होंने बाइसिकल या एकदम छोटा कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, जिसकी मदद से वहाँ के लोगों के पास पैसा आया। उसी पैसे से उन्होंने और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए खुद पे ही निवेश किया। एंड लाइक दैट दे एक्सपांडेड टूवर्ड्स कि अब LCD, मोबाइल, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, लो लेवल का भी कुछ करे, इट विल हेल्प अस। बट भारत में एक तकलीफ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME के लिए अलग अलग नॉर्म्स, लाइसेंस कोटा, इंस्पेक्टर राज, इन सब के चलते भारत में कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा पनप नहीं पाया और सीधा हमने एग्रीकल्चर से ये हैदराबाद, बेंगलोर ऐसे कुछ जगहों पे सीधा सर्विस सेक्टर में जंप कर दिया। तो अपना GDP ग्रोथ तो बढ़ा, बट इट हैज़ बीन अ जॉबलेस टाइप ऑफ ग्रोथ। अगर एग्रीकल्चर से अब मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना है, देन वी हैव टू फोकस टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से नौकरियाँ कैसे खड़ी होती हैं? सपोज एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके कंस्ट्रक्शन में ही आपको रोज़गार मिल सकता है। वो एयरपोर्ट काम चालू हो गया तो अभी फॉरवर्ड मतलब पायलट, एयर होस्टेस को काम मिल जाएगा। बैकवर्ड लिंकेज, अब टैक्सी ड्राइवरों को काम मिल जाएगा। देन सेकंड ऑर्डर या ग्रोथ रिलेटेड जॉब्स, मान लो हर एक छोटे छोटे शहरों में भी अगर एयरपोर्ट बन गए तो सप्लाई इंक्रीज, ठीक,
तो उस हिसाब से टिकट के दाम फिर कम होना शुरू हो जाएंगे और लोग ज़्यादा एयरपोर्ट्स का कंजम्पशन शुरू करेंगे। सो फिर और नई नौकरियों का निर्माण होगा, टैक्सी वालों को और किराए में वर्दियाँ मिल जाएंगी, तो फिर वो उस पैसे से और नई टैक्सी खेलेंगे, तो बैक एंड में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको ग्रोथ मिलेगा एंड लाइक दैट इट विल मूव ऑन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए काम का है, बट केवल पब्लिक सेक्टर, सरकार खुद के पैसे से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकती, प्राइवेट सेक्टर की मदद चाहिए। सो वी मूव टुवर्ड्स पीपीपी। भारत अभी उसके पहले स्टेज में है, स्पेन, फ्रांस ये सब दो सेकंड स्टेज में, मतलब वहाँ ज़्यादातर कामों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। और एकदम चरम पहुँच गया तो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ लगभग हर एक चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही होती। तो मतलब हमने अभी लंबी मंजिल काटनी है, जिसके लिए पीपीपी में रिफॉर्म्स लेना ज़रूरी है। ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या समस्या थी वगैरह L7 सीरीज में हमने देख लिया, जिसकी हल निकालने के लिए बजट 2014 में सरकार लेके आई 3P इंडिया। इस संस्था का उद्देश्य है मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेयर और सरकार की ये जिम्मेदारियां होंगी, पैसों का इस प्रकार से विभाजन होगा, XYZ, ये सब पूरा एग्रीमेंट बनाने का, मॉडल एग्रीमेंट बनाने का काम ये 3P इंडिया वाले करेंगे। और फिर लेटर से उन्होंने बना दिया कि रोड के लिए ये, हाईवे के लिए ये, शिपिंग के लिए ये, एयरपोर्ट के लिए, फिर जो संस्था या जो प्रोजेक्ट होगा वो अपने हिसाब से उसमें छोटे मोटे बदलाव करके वो एग्रीमेंट खुद के लिए अपना लेंगी। सो ये 3P इंडिया वाले इस प्रकार के बढ़िया मॉडल कंसेशनल एग्रीमेंट बनाएंगे ताकि गोल्ड प्लेटिंग ना हो। गोल्ड प्लेटिंग मतलब प्राइवेट, मान लो कि ये एयरपोर्ट बनाना है, GMR और सरकार मिलकर कर रही है, और GMR वाला जानबूझ के अपने खर्चे ज़्यादा दिखाए ताकि सरकार के साथ कम पैसा शेयर करना पड़े, या फिर कि बहुत सालों तक पैसा शेयर ही ना करना पड़े, राइट, दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग। वो ना हो उसके लिए इसके अंदर 3P इंडिया वाले सावधानीपूर्वक सारे क्लॉज ऐड करेंगे। बट हाँ, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। सपोज हाईवे के लिए कोई PPP एग्रीमेंट चल रहा है, बट अचानक से विश्व बाजार में क्रूड ऑयल और ये आसफाल्ट का दाम बढ़ गया, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो हाईवे बना भी दिया, उस पर उसको बोला है कि तुम्हारा कॉस्ट रिकवर हो जाए तब तक तुम ये टोल नाका चलाना या फिर XYZ, बट उसी वक्त ये नक्सलवादी या अलगाववादियों के चलते या कोई प्राकृतिक आपदाओं के चलते महीनों तक वो हाईवे पे कोई ट्रैफिक आता ही नहीं है, देन व्हाट? वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज़्यादा रिकवरी मिलनी चाहिए, या फिर कि वो लंबे समय तक टोल ले सके, या फिर कि ज़्यादा रेट से टोल ले सके, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी के भी प्रावधान मॉडल कंसेशनल एग्रीमेंट में होने चाहिए। ये सारा काम 3P इंडिया वाले देखेंगे। बट फिर भी हो सकता है कि हाईवे मान लो कि बन गया और अभी नहीं जम रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट प्लेयर को और कुछ चाहिए। सपोज कि पूरी इकोनॉमी ही खड्डे में गई है, इस कारण से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मेरे को टोल में आवक नहीं हो रही है, तो मुझे 10 की बजाय 15 साल तक आप टोल लेने की अनुमति दो, या फिर कि 10% की जगह 12% में टोल ले सकूँ, ऐसा कुछ करो, राइट। अगर इस प्रकार की कोई वो बड़ी फरियाद लेके आए तो उसके लिए केलकर ने बोला है नई कमेटी बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर PPP प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी IPRC। पूरी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर कोई एक्शनेबल स्ट्रेस उनको दिखे जिस हिसाब से कि नई दवाइयाँ करनी हो, तो ये लोग उसका पूरा प्राइवेट और पब्लिक पार्टी को साथ में बिठा के उसकी दवाई करेंगे। हो सकता है ऐसा करने पर या तो सरकार नाराज हो जाए या प्राइवेट प्लेयर नाराज हो जाए, जो भी ये लोग जजमेंट दे, तो इसके ऊपर अपील के लिए भी संस्था होनी चाहिए। तो हाँ, देयर विल बी वन इंफ्रास्ट्रक्चर PPP एडजुडिकेशन ट्रिब्यूनल, जहाँ ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठेंगे। और यहाँ पर भी अगर ना मजा आए तो फिर आगे चल के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के मुताबिक तो प्राइवेट प्लेयर जाके अपील कर ही सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स PPP के लिए क्या, ये वाली बातें। फाइनेंस के अंदर क्या रिफॉर्म्स? भारत के अंदर 10 में से 4 PPP प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, रेगुलेटरी इश्यूज या सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, या फिर NPA रिलेटेड थिंग कि डिमांड साइड में कुछ कंस्ट्रेंट है, लाइक दैट। कुल मिला के 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर अटका हुआ है। अब उसको वापस भी निकालना हो, इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित भी करना हो, तो एडिशनल मनी पावर इज रिक्वायर्ड। केलकर ने बोला कि पूरे विश्व में ऐसे $700 बिलियन के PPP प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कहीं से थोड़ा प्रवाह इधर भारत में आ जाए तो अपने ये खड्डा भी भर जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। एज सच आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़िया होता है, मतलब हर एक आदमी के पास पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दे हैव सब्सक्राइब। इसके चलते वहाँ के पेंशन इंश्योरेंस फंड वालों के पास ढेर सारा पैसा होता है
और वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कहाँ इसको निवेश करें कि हमको बेटर रिटर्न मिल सके। फर्स्ट वर्ल्ड में तो निवेश नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं दिखता है, स्पेशली आफ्टर दिस सब प्राइम क्राइसिस। तो उनकी नज़र रहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है क्या, एंड दे आर इंटरेस्टेड। लेकिन वो भारत में आने से कतराते रहते हैं क्योंकि यूपीए सरकार में करप्शन, माल गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस, स्कैंडल, ड्रामा, अनसर्टेनिटी, ये सब माहौल था जिसके चलते वो कतरा रहे थे। तो केलकर ने बोला कि ये सारे माहौल के सामने लड़ने के लिए एक नया माहौल बनाइए, पॉलिसी में सर्टेनिटी लाइए, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस कोटा, इस प्रकार की जो जो खामियां हैं उन सबको आप कम करिए, ऐसी दवाई आप करें। क्योंकि ये विदेशी पैसा पेंशन इंश्योरेंस का आएगा तभी चल के अपने रिकवरी में आ सकते हैं। अदरवाइज अभी तो हमारे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और लार्ज कॉर्पोरेट्स में देयर इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इसलिए बैंक वाले तो कॉर्पोरेट्स को लोन देने से कतराते हैं और कॉर्पोरेट्स के खुद के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो वापस इसमें लगा के कुछ आगे कर सकें। तो ये पीपीपी फाइनेंस, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए? लोन सिंडिकेशन मेथड को बंद करो, ऐसा केलकर ने बोला। प्रथम विश्व के अंदर लोन सिंडिकेट मेथड ज़्यादा चलता है, मतलब कोई अगर हाईवे या पोर्ट का प्रोजेक्ट है, एक बैंक वाला जाके उसका रिस्क असेसमेंट करेगा, उस एंटरप्रेन्योर का खुद का क्या क्रेडिट हिस्ट्री रहा है वगैरह, उस हिसाब से फिर उस प्रोजेक्ट में जितना लोन चाहिए वो अकेली बैंक नहीं देगी, वो 3-4 और बैंकों को लेके आएंगे एंड देन ये विल गिव द लोन लाइक अ सिंडिकेट। तो ये लोन सिंडिकेट मेथड। केलकर ने बोला कि भारत में ऐसा मत करो, कोई एक बैंक तो वो एक पूरे प्रोजेक्ट को फुल्ली फाइनेंस करे, ऐसा नहीं 3-4 पकड़ के मत करो। उसका देखिए लॉन्ग टर्म विजन इस प्रकार से है कि ताकि बैंकों में एक डिफ्रेंशिएशन हो जाए, कुछ बैंक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखे, कुछ बैंक तो केवल रूरल पे फोकस करे, कुछ सिर्फ अर्बन पे फोकस करे। जैसे आप याद करो राजन भाई का जो डिफ्रेंशिएटेड बैंक, वहाँ पर होलसेल बैंक और इस प्रकार से उनका दिमाग चला था, राइट। एंड सेकेंडली भारत के अंदर लोन सिंडिकेशन मेथड से सरकारी बैंक वाले क्यों जा रहे हैं? आप याद करो बासेल नॉर्म्स, कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, राइट। तो अगर एक ही बैंक माल्या को सारी लोन दे देता तो उसका उस हिसाब से रिस्क वेट एसेट बढ़ जाती और उसने ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए था। तो फिर सरकारी बैंक एक खुद 5,000 करोड़ नहीं देगा, वो थोड़े देगा, फिर 3-4 और को पकड़ के लाएगा और सिंडिकेट के मुताबिक वो लोन में इसे बड़े उद्योगपतियों को पैसा देंगे। तो एक तो ये कारण है कि बासेल नॉर्म से कंप्लाई करना है। दूसरा, सरकारी बैंक वाले ये सोचते हैं अगर खड्डे में जाए तो मैं अकेला क्यों पड़ूँ, इन सबको भी लेके मैं डूबूंगा। बट केलकर वाली नॉलेज से कि इस प्रकार की लोन सिंडिकेशन मेथड नहीं, एक बैंक तो वो पूरे प्रोजेक्ट को फुल्ली फाइनेंस करे, टुकड़े टुकड़े में मत करो। सेकंड, बैंकों के पास भारत में एज सच एनपीए की समस्या, बासेल नॉर्म से कंप्लाई करने की समस्या, तो रादर देन कि बैंक निवेश ज़्यादा दें, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि उद्योगपति खुद से वो नए बॉन्ड इशू करे, जनता और दूसरे बड़े इन्वेस्टर उसमें पैसा चैनलाइज करे। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भारत में और मजबूत करने के लिए क्या किया गया, तो BS 165 पार्ट 6 में आप देख लेना। और बात, मान लो GMR हैदराबाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके अंदर सरकार की खुद की जितनी भी इक्विटी होल्डिंग हो, केलकर बोलता है उसको बेच देना चाहिए और जो पैसा आया उसकी मदद से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार टैक्सेशन, लोन, सब्सिडी, इन सब में RBI सरकार मिलके और कुछ नई बातें सोच सकती है। जीरो कूपन बॉन्ड को भी प्रमोट करना चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, L2 सीरीज में देख लेना। केलकर ने बोला कि जीरो कूपन बॉन्ड का फायदा क्या है, जो फेस वैल्यू है उसके डिस्काउंट पे बेचा जाता है, राइट, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है कंपनी ने। जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो ओरिजिनल फेस वैल्यू पे वापस खरीद लेना है, तो बीच में जो डिस्काउंट था दैट विल बी योर रिटर्न। इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि 3 वर्ष 5 वर्ष जितने के लिए वो पैसा लेके आए हैं, बीच बीच में हर साल या हर आधे साल में उन्होंने ब्याज पे नहीं करना, तो आराम से वो अपना प्रोजेक्ट चला सके, कंप्लीट कर सके। सामने पेंशन इंश्योरेंस वालों को भी कोई इससे दिक्कत होती नहीं। आप समझिए, पेंशन इंश्योरेंस है तो उनको भी ऐसा नहीं कि मुझे हर साल रिटर्न दो, दे विल बी थिंकिंग ठीक है अब हमारा जो भी क्लाइंट है वो मरेगा तब जाके पैसा देना है, राइट। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो वैसे भी लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहता है, तो उनके फंड मैनेजर को इतना भी हाई टेंशन नहीं होती। सेम गोज फॉर पेंशन फंड्स। तो इस प्रकार के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के पैसे यहाँ पर चैनलाइज भी हो सकते हैं, ऐसा दोनों ही तरफ से अनुकूल माहौल है, तो आप जीरो कूपन बॉन्ड को प्रमोट करिए। जीरो कूपन बॉन्ड के ये स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आंसर इज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। L2 सीरीज देख के आप सॉल्व करना, ठीक है। तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, फाइनेंस के लिए भी कुछ उसने सुझाव दे दिए। अब फाइनेंस लेके आपने PPP काम चालू किया तो ऑडिट की दिक्कतें आएंगी। उसमें क्या दिक्कत है, आजकल ये झोला छाप एक्टिविस्ट, RTI वाले, PIL इंडस्ट्री वाले
वो लोग कोई भी पीपीपी प्रोजेक्ट हो तो तुरंत कोर्ट में चले जाते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं कि अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पीपीपी प्रोजेक्ट दे आर ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इसलिए उनका भी स्टैट्यूटरी ऑडिट सीएजी द्वारा होना चाहिए एंड सो ऑन, जिसके चलते पूरी यहाँ वहाँ रेड टेप दिक्कतें आती रहती हैं। केलकर ने सुझाव बताया, सपोज हैदराबाद पोर्ट को बनाना है, डेवलप करना है, तो जीएमआरआई और सरकार आई ये दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बनाई होगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, राइट। तो ऐसे जो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बने, केलकर बोलता है उनका ऑडिट सीएजी नहीं करना चाहिए, कंपनी एक्ट के मुताबिक ही उनका जो भी ऑडिट होना चाहिए दैट यू शुड गो विथ, नॉट विथ सीएजी। हाँ, वहाँ पर भी धांधली हो ऐसी कुछ लोगों को शंका रह सकती है, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को हमने और बढ़ावा देने की ज़रूरत है और परफॉर्मेंस ऑडिट को और वहाँ पर स्ट्रीमलाइन करके आप लागू करें। और कुछ चीज़ें हैं जो केलकर ने बोला कि ऐसा मत करो। स्विस चैलेंज, ये प्रकार का इन्वेस्टमेंट मॉडल भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये यहाँ पर मत लाओ। स्विस चैलेंज क्या है, ML5 सीरीज में आप वीडियो देख लेना। हमने देखा पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था, अगर कोई ब्यूरोक्रेट कोई हाईवे वगैरह कॉन्ट्रैक्टर में कुछ छूट भी देने की कोशिश करे बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस, तो भी फिर मीडिया वाले चढ़ा देते कि ये तो धांधली हुई है, करप्शन हुआ है, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन लेने से बचते थे। केलकर ने बोला कि इस प्रकार की विच हंटिंग भी बंद होनी चाहिए, जिसके लिए करप्शन एक्ट में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों को पनिशमेंट ना हो। ऑब्सोलेसिंग बार्गेन मतलब जीएमआर जब तक प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं करता तब तक उसके पास बार्गेनिंग पावर था, लेकिन एक बार उसने एयरपोर्ट बना दिया तो फिर सरकार ये सोचेगी अब साला ये जाएगा किधर, अब तो हम हमारी मर्जी से ही करेंगे। भले एयरपोर्ट पे पैसेंजर नहीं आ रहे हैं और जीएमआर वाला अगर कहे कि मुझे ज़्यादा आप कुछ टैक्स में माफ़ी दीजिए, XYZ थिंग, वी विल नॉट हेल्प देम, ठीक। तो बार्गेनिंग पावर लॉस हो जाता था जैसे ही पीपीपी प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट, फिर रिकवरी पार्ट में दिक्कतें आ रही थी। तो केलकर ने बोला ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करो, उसके पास भी बार्गेनिंग पावर रहे, उस प्रकार का कुछ करिए। हर एक छोटे छोटे पीडी जैसे प्रोजेक्ट में भी पीपीपी आप मत लेके आओ, क्योंकि वहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कंसल्टेंसी, ये सब खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसी के चलते पीपीपी इज़ नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। आजकल हम पाते हैं कि कुछ राज्य सरकारें अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम रखने के लिए कि ये काम हम नहीं करेंगे तो पीपीपी प्रोजेक्ट से कराएंगे, और यहाँ पर इतना तो वायबिलिटी गैप है तो केंद्र सरकार हमको पैसा मदद में दे दें, लाइक दैट। तो ये जो काम हो रहा है ये भी गलत। पीपीपी इज नॉट अ पैनेसिया, ये रामबाण इलाज हर एक के लिए नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ चीज़ें जो सरकार ने करनी चाहिए वो तो सरकार ने ही करनी चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है कि सरकारी पैसा हो, प्राइवेट सेक्टर का पैसा है और प्राइवेट सेक्टर की मैनेजरियल कॉर्पोरेट एफिशिएंसी भी आए, जिसके चलते हम ये करा रहे हैं। इसलिए जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ बिडिंग करवाना हो तो वहाँ सरकारी निगम वालों को बिडिंग मत करने दो, क्योंकि वो तो सरकारी टाइप का ही फिर जो सुस्ती और इनएफिशिएंसी लेके आएंगे। सो डू नॉट अलाउ पीएसयू टू बिड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऐसा बहुत सारी और बोल बच्चन भी कर सकते हैं। प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। यहाँ से एमसीक्यू निकालना हो तो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी सिफारिश केलकर ने की है या नहीं की है, तो जवाब विल बी नन ऑफ द अबव।